एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री ईडेक का सेकंड चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल बिटवीन 750 सीई टू 1200 सीई। तो हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने चोला डायनेस्टी का एक्सपेंशन देखा, उनके टेम्पल्स और उनके स्कल्पचर्स को पढ़ा, हमने इंस्क्रिप्शंस को देखा उनके। तो अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कर रहे हैं उनकी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, राइट। तो उससे पहले हम लोग चोला डायनेस्टी का जो एरिया है उसको समझ लेते हैं। उसमें हमने देखा कि वो रिवर कावेरी के आसपास के लैंड पर एम्पायर बना रखा उन्होंने, उस पर रहते हैं और रूल करते हैं। तो अब रिवर जो कावेरी है उसका फर्टाइल लैंड भी है, पानी भी है, सब कुछ है। तो वो लोग क्या करते हैं, दे ऑल फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर ओनली। वहां पर वो लोग एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, लार्ज स्केल कल्टीवेशन। अब वहां पर क्या होता है, जब वो रिवर कावेरी के डेल्टा पर अपनी जीत प्राप्त कर लेते हैं तो वो एक बड़े स्केल पर जो है कल्टीवेशन शुरू कर लेते हैं। क्या किया जाता है उसमें, फॉरेस्ट वर क्लियर। जो फॉरेस्ट है वहां पर उन सबको वहां पर क्लियर किया जाता है, पेड़ वेड़ सब वो काट दिए जाते हैं। लैंड वॉज लेवल्ड, सारे लैंड को लेवल किया जाता है ताकि उस पर एक तरह की जो है क्रॉप उगाई जा सके। एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। अब ये एम्बैंकमेंट्स क्या होता है, आपने देखा होगा जो रिवर है जब लोग उसके आसपास रहना शुरू कर देते हैं या उनकी खेती चल रही है या घर बने हुए हैं, तो जब बाढ़ आती है, फ्लडिंग आती है, तो क्या होता है, ये रिवर जो ऐसे आ रही है वो अपना लैंड चेंज कर लेती है, थोड़ा और फैल कर आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दीवार खड़ी कर लेते हैं, वॉल्स, और यू कैन से कि वो रेलिंग्स वगैरह बनाकर उसमें प्रिवेंशंस लगा देते हैं, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। एम्बैंकमेंट्स वही होती हैं कि जो उनके रोड में रास्ते में बनाई जाती है ताकि अगर फ्लडिंग हो तो वो नीचे की मिट्टी नहीं खिसकेगी और पानी भी ऊपर से इतना उसको खराब नहीं करेगा। तो एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। और क्या होता है, कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। अब अगर यही लैंड रिवर से थोड़ा दूर है तो पानी इसको बाल्टियां भर भर के थोड़ी लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे, कैनाल्स वर मेड। यहाँ पर कैनाल्स बना दी जाती थी और पानी जो है इससे फील्ड्स में दिया जाता था, आगे भी फील्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता था। जहां जहां फील्ड्स होते थे वहां वहां उसका गैप डाल देते थे, राइट। तो ये इस तरह से वो लोग क्या है, अपने जो उनको पानी प्रोवाइड करते थे। 2 क्रॉप्स वर आल्सो ग्रोन। अब ये थोड़ी है कि उन्होंने सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही क्रॉप बीज ली, उसके बाद क्या करना है, तो वो लोग प्लानिंग करते थे। 2 क्रॉप्स वर ग्रोन। 2 क्रॉप्स मींस वो एक क्रॉप तो आपकी आ गई रेनी सीजन में, तो सेकंड क्रॉप के लिए आप क्या करोगे, दे हैव मेड प्लान्स फॉर दैट आल्सो। उन्होंने उसके लिए भी प्लानिंग की हुई थी। जैसे नदी से पानी आ रहा है, अगर रेनिंग नहीं होगी तो नदी से पानी आएगा, राइट। इस तरह से वो लोग प्लानिंग करके चलते थे और पूरे ईयर में 2 से 3 क्रॉप्स भी उगा लेते थे। अब उनकी इस तरह की प्लानिंग्स में सिर्फ यही थोड़ी थी कि वो कैनाल्स बना लेते थे, और भी बहुत सारी प्लानिंग्स थी। तो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स ऑफ वाटर, पानी को फील्ड तक पहुंचाने के और भी बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स थे उन्होंने किए हुए थे, और उन अरेंजमेंट्स को हम कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स थे। कौन कौन से थे, वेल्स वर डग। अब कुएं बना दिए जाते थे, है ना, बड़े बड़े। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है कि कुएं से भी पानी कैसे जाएगा, उसके लिए भी है। आपको याद होगा पर्शियन व्हील पढ़ा था हमने, हमारे लास्ट चैप्टर में हमने पर्शियन व्हील के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या है कि व्हील जो वेल्स को डग किया जाता था उसमें पर्शियन व्हील्स लगा दिए जाते थे इस तरह से, और इसके बीच में जो है कप्स और स्मॉल कैन्स लगा दिए जाते थे, जिससे पानी जो है आगे ट्रांसफर होता था और ये पानी फिर कैनाल्स के जरिए फील्ड्स में जाता था, राइट। पर्शियन व्हील के जरिए जो है वेल से पानी फील्ड तक जाता था। टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, हर फील्ड के पास टैंक्स बना दिए गए, जो रेन वाटर था उसको वो लोग उसमें सेव करते थे ताकि बाद में उसको
ताकि रेन वाटर कलेक्ट किया जा सके। कैनाल्स वर यूज्ड, दैट आई एक्सप्लेन यू, कि कैनाल्स बना के वो लोग रिवर से पानी ले लेते थे, या टैंक्स भी अगर बनाते तो उसमें भी वो कलेक्ट करके रख लेते थे। अब इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग चाहिए एंड मेंटेनिंग वैरायटी। अब हमें एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि हमें कौन सी क्रॉप को वहां पर स्टार्ट करना है, बीजना है, और उसके लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, उसको पूरी ऑर्गेनाइज, कौन किस चीज पर ध्यान देगा, और मेंटेनिंग वैरायटी, और हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर प्लान ए नहीं काम कर रहा है तो प्लान बी, राइट। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ जो है ये लोग एग्रीकल्चर और इरिगेशन करते थे। अब इन प्लानिंग में ये थोड़ी है कि वो किंग करता था, सिर्फ किंग या जो उसके वेसल्स थे वो थोड़ी प्लानिंग करते थे। क्या था? एवरीवन, रूलर्स एंड वर्कर्स, जो विलेजर्स होते थे वो भी, एवरीवन टुक एक्टिव इंटरेस्ट, हर एक चीज में वो लोग इंटरेस्ट लेते थे। अब इसमें एवरीवन मैं समझा रही हूँ कि रूलर्स भी थे, किंग के साथ सारा कंसल्ट होता था, और विलेजर्स भी होते थे, जो ग्रामीण लोग थे, जहां पर उन्होंने जिस एरिया में फर्टाइल करना है, जो क्रॉप्स है उगानी है, उनके साथ पूरी जो है कंसल्ट होता था, और फिर वो उस प्लानिंग को आगे रूप दिया जाता था। अब आता है रेवेन्यू सिस्टम। अब इनका रेवेन्यू सिस्टम भी था। अब ये जो हमने पढ़ा, वेल्स जब किए गए, पर्शियन व्हील लगाए गए, टैंक्स बनाए गए, कैनाल बनाए गए, इन कंस्ट्रक्शंस पर भी तो पेमेंट खर्च होती थी, तो ये कहां से आती थी वो समझते हैं। रेवेन्यू सिस्टम था, इनका एक रेवेन्यू सिस्टम था। हम भी तो टैक्स देते हैं, अब भी, तब भी होता था, लेकिन वो दो तरह का होता था, एक कदमी और एक वटी। कदमी क्या होता था? पीसेंट्स टू किंग, जो पीसेंट्स थे, जो लैंड पर अपनी खेती करते थे, वो लोग किंग को देते थे, और वो कितनी होती थी? 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। जितनी आपकी प्रोडक्शन हुई है फील्ड्स में, उसका 1/3 यू हैव टू पे टू द किंग। वो कैश भी हो सकता था, वो कहीं भी आप चाहे वो उतना अनाज ही आप उसको दे सकते हो किंग में, वो किंग को उस हिसाब से ही चलता था, राइट। और वटी क्या था? वटी नॉट इन कैश और काइंड। अब जो वटी रेवेन्यू सिस्टम था, उसमें कैश भी नहीं लिया जाता था, और उसके बदले में कोई प्रोडक्ट भी नहीं लिया जाता था। मीन्स अगर आपकी प्रोडक्शन हुई है, आपने वीट की प्रोडक्शन की है, तो आप वीट उतनी दिया, 1/3 वीट दिया, नहीं, ये चीज नहीं चलती थी। उसमें क्या होता था? फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब इसमें फोर्स्ड लेबर चलती थी। क्या होता था कि आपको अगर उसका रेवेन्यू देना है, तो जब आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन हो गई है, उसके बाद का जो टाइम है, तो यू हैव टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ किंग और अदर पर्संस, जो उसके वेसल्स होते थे, चीफ्स होते थे, उनके फील्ड्स में आपको काम करना होता था, तो उसको हम कहते थे फोर्स्ड लेबर, राइट। अब ये जो रेवेन्यू होता था, इसका हिसाब किताब और इसको कलेक्शन की ड्यूटी किसकी होती थी? कलेक्शन ऑफिसर की। जो किंग ने, मैंने आपको बताया, हर काम बड़ी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के साथ होता था, पूरा ऑर्गेनाइज्ड होता था उनका काम, तो उसमें ड्यूटीज हर चीज की लगी होती थी, तो उसमें कलेक्शन ऑफिसर भी आता था, वो भी आके अपने पार्ट प्ले करता था, वो अपनी प्रोडक्शन भी देखता था जो किंग के एरियाज में हो रही है, और जो विलेजेस के हो रही है वो भी देखता था, और रेवेन्यू का सिस्टम जो है वो कलेक्ट करता था, ठीक है। अब क्या है, तो इसमें हम देखेंगे किंग क्या करता था। किंग ऑल्सो हेल्प्स द पीसेंट्स। जो किंग था वो भी जो किसान थे या विलेजर्स थे, उनकी हेल्प कर देता था कि प्रोडक्शन अच्छी होगी तो उसके एरिया में उसका भी नाम होगा, और आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा, जैसे हम लोग चोला डायनेस्टी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा था। अगर किंग हेल्प ना करता तो इनके पास इतनी अच्छी प्रोडक्शन कैसे होती, कैसे इनको सब कुछ मिलता, राइट। तो वो उस चीज का भी रेवेन्यू उनको देना पड़ता था। तो आगे हम लोग देखेंगे, आई थिंक आपको ये चीजें सारी समझ आ गई होंगी, जो हमने इनका पढ़ा कि कैसे कल्टीवेशन होती थी, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट कैसे की, फिर अरेंजमेंट कौन कौन से होते थे उसको करने के लिए, फर्टाइल लैंड को वेल्स वर डग किए जाते थे, कैनाल्स बनाई जाती थी, और कैसे वो लोग प्लानिंग करते थे, कैसे ड्यूटीज लगती थी, कौन कौन से रेवेन्यूज थे जो वो लेते थे टैक्सेस के रूप में, और किंग भी उनकी हेल्प करता था। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग देखेंगे इन्वेजन ऑफ टर्क्स।
कि टर्क्स के जो बाहर के राज्यों से जो हमला इसमें एम्पायर में होता था। थैंक यू।